लोकतंत्र बचाने और संविधान को बचाने की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जो भी सत्ता के खिलाफ खड़ा है उसको कुछ न कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये कीमत अदा कर रहे हैं और उसके लिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और दूसरे जो केंद्र सरकार के पास टूल्स उपलब्ध हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हेमंत सोरेन उभर करके सामने आएंगे और तेजस्वी भी। नीतीश कुमार, एक आंकड़ा है कि ईडी के जितने भी केसेस अभी तक परस्यू किए हैं उनमें जो कन्विक्शन का रेशियो है वो 0.5%, मतलब आधा % भी नहीं है। तो इसका अर्थ है कि 99.05% केसेस जो है ईडी के फेल हो रहे हैं। तो आप जब राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो उसका परिणाम यही होना है। ये संस्थाएं इसलिए बनाई गई थी कि इससे अपराधियों में भय पैदा होगा। आज राजनीतिक दलों में, विरोधी पक्ष में भय पैदा करने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। महाराष्ट्र में इसका नग्न उपयोग हुआ। तो नीतीश कुमार को जिस तरह से पलटू राम पूरी तरह कहा जाता, तो एक सिद्ध हो गया इस बार भी उनका। हाँ, मुझे बहुत दुख है। मैं नीतीश जी का बड़ा आदर भी करता था, मेरी अच्छी दोस्ती है उनसे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सैद्धांतिक लड़ाई को इस मुकाम तक ले जाने के बाद जब उनको लोग संभावित प्रधानमंत्री के रूप में देखने लग गए थे तो वो इस तरीके से भाजपा शरणम गच्छामि होंगे। उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक व्यक्तित्व इससे समाप्त कर दिया। तो इससे इंडिया गठबंधन को कमजोरी नहीं होगी? वो कह रहे कि गठबंधन में मेरी सुनवाई भी नहीं हो रही थी। नहीं, देखो, ममता जी अलायंस से अलग नहीं हो रही, वो अलायंस के साथ हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर के कई जगह होंगे खटर पटर। आखिर हम कल तक आमने सामने लड़ते रहे हैं, वहाँ तीनों पक्ष लड़ते रहे हैं, कम्युनिस्ट अलग ब्लॉक के रूप में, कांग्रेस और अलग और ममता जी अलग। तो अब यदि ऐसा कहीं नहीं है कि हमारी पूर्णतः जो है सभी जगह एडजस्टमेंट होंगे। हो सकता है पंजाब बनाओ, वहाँ रणनीतिक तौर पर भी ये फैसला हो सकता है कि जो वर्तमान सरकार है पंजाब की, उसकी एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठाने के लिए कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े, अलग से चुनाव लड़े। ये सब कई जगह रणनीतिक तौर पर कुछ फैसले होंगे, कुछ जगह जो है कुछ खटर पटर भी होगी, मगर अलायंस से अलग नहीं हो रहे हैं, सब अलायंस के साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री यूसीसी लागू करने की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं पहले से ही कहता रहा हूं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि आप वो सब जगह लागू हो, पूरे देश पर लागू हो। हमारा संविधान भी ये कहता है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के जो हैं वो भी ये कहते हैं कि वो केंद्र सरकार को बनाना चाहिए उसके लिए कानून। इसमें केंद्र सरकार कानून नहीं बना रही है, इसमें धामी जी बना रहे हैं। उस समय तो उन्होंने चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए इस मामले को उठाया, क्योंकि उस समय उन पर कई चीज़ें चिपक गई थी, खनन प्रेमी मुख्यमंत्री आदि आदि शब्द जो है। तो इसलिए उन्होंने एक ये अपने कवर के तौर पर कहा कि हम यूसीसी लाएंगे, बनाएंगे। अब गले पड़ गया, और वो उनके गले नहीं पड़ गया, वो पूरे राज्य के गले पड़ गया। करोड़ों रुपया खर्च हो गया राज्य का। अब उसको कहीं कहीं तो कुछ दिखाना है, ये करना है कि भाई हमने विधानसभा में इसको पारित करना है, करके कानून का रूप देना है। मैं तो केवल एक बात सारे उत्तराखंड से पूछना चाहता हूं, और भाजपा के लोगों से विशेष तौर पर पूछना चाहता हूं, ये यूसीसी क्या डांट काली मंदिर से नीचे देहरादून में लागू हुए, या तो पौंठा साहब से उधर पौंठा साहब में लागू हुए, या ये जो है जसपुर के बगल में जो है अवंतीपुर या दूसरे जगहों पर लागू होगी, कहीं लागू होगी और जगह। जब कैसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो केवल उत्तराखंड के लिए कोड नहीं है, कोड है, तो कोड तो सार्वभौम होना चाहिए ना। तो ये टुकड़ा मैं इसीलिए मजाक में कभी कभी कहता था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यदि शादी होनी है तो केंद्र सरकार की होनी चाहिए थी। अब उसमें अब्दुल्ले के तरीके से हमारे छोटे भाई धामी जी आ गए और उन्होंने कह दिया यूसीसी, और उसका अब सारा उत्तराखंड उसका फल भोग रहा है।
रावत जी, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या आपका भी कोई आंदोलन है? और कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठाएगी। बहुत दिनों से कांग्रेस सड़क पर है लगातार, बहुत सारी जनता के मुद्दे हैं, उन सबको उठाएगी। लेकिन ये सत्र ही बहुत छोटा करते हैं, तो बात जनता की बात आती कहाँ? विधानसभाएं हम जनता की नहीं रह गई हैं, केवल सरकारी कामकाज की निपटा करके जो है ऐसा जैसे हमारे पहाड़ में एक कहावत है कि उजाड़ू सरकारें उजाड़ू बंद हो गई हैं, विधानसभा की भावनाओं का उजाड़ खाती हैं, और एकदम से अपना काम करवाया और उसके बाद विधानसभा सैनिटाइज है। तो ये इससे यही कारण है कि उत्तराखंड की विधानसभा से कोई पार्लियामेंटेरियन के तौर पर कोई विधायक उभर करके सामने नहीं आ रहा है। विधानसभा ने पिछले मैं 5-6 साल से देख रहा हूँ, 5-7 साल से कोई ऐसा नेतृत्व संभावित नेतृत्व तैयार करने का काम नहीं किया जिसमें राज्य के लोग ये देखें कि ये विधायक है भाई जो कल हमारा नेता हो सकता है। तो विधानसभा एक नेता के तौर पर उभरने का एक फोरम है, और अच्छे अच्छे लोग हैं। मुझे अफसोस है कि उन लोगों को अवसर नहीं मिलता। रावत जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो इस बार रावत जी हरिद्वार से दिखेंगे, ऐसी सबकी मन की चाह भी है, और लोग देख भी रहे आपके लगातार कार्यक्रम भी हरिद्वार लोकसभा में हो रहे हैं। मैं कार्यक्रम तो इसलिए कर रहा हूँ, काम करना मेरी आदत है। जब तक पार्टी में हूँ और जिंदा हूँ काम करता रहूँगा, जब तक जनता के सवाल हैं तब तक भी उनको उठाता रहूँगा। रहा सवाल हरिद्वार का, ये फैसला जो है कांग्रेस पार्टी को करना है, कहाँ किसको लड़ाना है, ये मेरे मीनू में नहीं है। ये जो है श्री यशपाल आर्य जी और श्री करण मेहरा फैसला। रावत जी का मन क्या है? एक स्थिति के बाद आप मन के नहीं होते हैं, आपको जो है पार्टी का आदेश मानना होता है। अगर आलाकमान कहता है तो, और मैं यदि मेरे मन की बात कहो तो मैं पार्टी से कहूंगा कि मेरी बेटी को लड़ाओ। वो बहुत दिनों से काम कर रहा है। किसको? क्योंकि बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं उनको उसका पुरस्कार मिलना चाहिए। उनमें क्षमता है, उन्होंने सीखा है हमसे, तो आगे आने वाले समय में उस सीख का फायदा राज्य को मिले, ये मेरी इच्छा हो सकती है। पार्टी अलग कहती है कि रावत जी के लिए, बाकी हमने जिन लोगों को राजनीतिक रूप से तैयार किया वो लोग सब सक्षम लोग हैं। हरीश धामी जी हैं, ये पूरे आगे आने वाले दिनों में हमारी विरासत को आगे ले चलने के लिए बिल्कुल सक्षम है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनमें क्षमताएं हैं, जो आगे पार्टी को मजबूती का से आधार प्रदान करेंगे।